गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के दिवंगत भाग 2 काव्य खंड के प्रथम पाठ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया करबक का अध्ययन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी दी हुई शिक्षा से आपका भविष्य उज्जवल हो। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे इस लेखक परिचय से पूछ लिए जाते हैं। करबक का लेखक, सबसे पहले ये जानते हैं कि करबक होता क्या है। करबक जो शब्द है वो पद्मावत से लिया गया है। ये एक छंदों का भाग होता है जिसे हम करबक कहते हैं। इनका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। इनका जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वो अनुमानतः 1548 ईस्वी में। कहने का मतलब ये है कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इनका जन्म भी और मृत्यु भी अनुमानतः मान लिया जाता है। इनका निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी में एक जगह है जो जायस के नाम से विख्यात है और वहीं इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राज अशरफ भी बोला जाता है। इनके गुरु सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर थे। इनके वृत्ति का मतलब होता है कि इनके द्वारा किया गया कार्य। इनका जो वृत्ति था वो बचपन में अनाथ साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। ये बचपन में ही जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये बचपन में ही अनाथ बन गए थे। बचपन में ही इनके माता पिता इनको छोड़ गए थे और ये इनकी जो ज़िंदगी थी वो साधुओं और फकीरों के बीच भटकते रहा। इसी तरह से इनका बचपन बीता। इनका व्यक्तित्व चेचक के कारण रूपहीन, बाईं आँख और कान से वंचित थे। जो मलिक मोहम्मद जायसी साहब थे ये इनको एक चेचक रोग होता है, उनको एक चेचक रोग हो गया था। इनके कारण ये रूपहीन दिखाई पड़ते थे और इनके जो बाईं आँख और बाईं कान थे वो भी इनका वर्क नहीं कर रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई कृतियाँ पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रा रेखा, कहलनामा, मसला या मसलनामा है। पद्मावत में चित्तौड़, नरेश रत्न सेन और सिंगल द्वीप का मतलब होता है श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावत की प्रेम कथा है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि सिंगल द्वीप के रानी पद्मावत के पास एक तोता था जो आदमी के जैसा बात करता था। एक दिन तोता बाहर आया तब उसे कोई बहेलिये ने पकड़ लिया और वो राजा रत्नसेन के राज्य में जाकर उसे बेच दिया। जब ये बात राजा को पता चली कि ये सुगा आदमी के जैसा बात करता है तब राजा रत्नसेन ने इस सुगे को खरीद लिए। इसके खरीदने के बाद वो सुगा को अपने घर ले गए। तब उनके पत्नी को देखकर, राजा रत्नसेन की पत्नी को देखकर ये जो सुगा था वो रानी पद्मावती के बारे में गुणगान करने लगा, यानी उसकी सुंदरता के बारे में गुणगान करने लगा। तब ये बात सुनकर राजा रत्नसेन की जो पत्नी थी उनका नाम नागमती था। उनको ईर्ष्या होने लगा कि मेरे सामने किसी और औरत का ये बड़प्पन कर रहा है। तब वो क्रोधित होकर अपने दासी को बुलाया और उनसे कहा कि ले जाओ, इन्हें किसी गड्ढे या कचड़े में फेंक दो। तब दासी ने इस सुगे को किसी गड्ढे या कचरे में न फेंककर उसे अपने पास छिपा लिया। जब राजा रत्नसेन आए तब वो उस सुगा को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने पर जब वो सुगा दिखाई नहीं दिया तो वो आग बबूला हो गए, मतलब कि वो क्रोधित हो गए। तत्पश्चात ये सोचे कि जब ये रानी पद्मावती का जो ये सुगा है इतना स्मार्ट है और इतना सुंदर गाता है तब वो रानी भी कितना स्मार्ट होगी। ये सोचते हुए वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उनके देश सिंगल द्वीप के लिए प्रस्थान करता है। रास्ते में बहुत सारे यातनाएं झेलकर वो उनके देश पहुंचता है। वहाँ पर भी इनका कंडीशन वहीं रहता है, क्योंकि सिंगल द्वीप राजकुमारी जो पद्मावती थी उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन।
राघव चेतन के दुष्टता के कारण अलाउद्दीन ने इन पर आक्रमण कर दिया। राघव चेतन जो राजा था, उनके दुष्टता के कारण अलाउद्दीन ने इन पर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण किया तो ये रत्नसेन को पराजित कर दिया, मतलब कि मार दिया। क्योंकि अलाउद्दीन जो था वो भी पद्मावती से प्यार करता था। इसके बाद जब राजा मर जाते हैं तब इनके दोनों पत्नियां सती बन जाती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। तो चलिए अब हम इनके द्वारा लिखा गया करबक को अध्ययन करते हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। कहने का मतलब है कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, जो कवि मलिक मुहम्मद थे, उनके एक आँख होते हुए भी उसमें बहुत सारे गुण थे। सोई बिमोहा जय कवि सुनी, जो भी व्यक्ति या जो भी कवि इनको सुनते थे वो मोह माया में पड़ जाते थे। आगे है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दिनह कलंक किन्ह उजियारा। कहते हैं कि विधाता ने जन्म दिया है इस जगत में चंद्रमा को, उसके अंदर भी कलंक है, तो फिर मेरे अंदर कलंक क्यों नहीं हो सकता है? फिर भी वो क्या है? प्रकाशमान है। जब वो प्रकाशमान है तो मेरे भी एक आँख होते हुए भी मैं भी प्रकाशमान हो जाऊंगा। आगे लिखा है कि जग सूझा एक ही नयनहा, हुआ सुख अस नखथन महा। कि वो जो कवि मलिक मुहम्मद हैं वो पूरे जगत को समझ लिए हैं, वो भी एक ही आँख से। जैसे नक्षत्रों में एक शुक्र तारा जो उगता है वो भी पूरे ताराओं के बीच में दिख जाता है। आगे है कि जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहने का अर्थ ये है कि जब तक आम में डाभ न लगे, डाभ का मतलब होता है मोजर, कि जब तक आम में मोजर न लगे तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। आगे है कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असुझ अपारा। कहते हैं कवि कि समुद्र का पानी खारा है, तो खारा होते हुए भी फिर भी वो सबके बस के बात नहीं है। वो बहुत बड़ा असूझ है और अपने आप में अपार हैं। इनके बातों से ये मतलब चलता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अज्ञान रहता है या उसके पास कोई दुष्टता रहता है, ये रहते हुए भी वो शिक्षा में निपुण है, अति प्रभावशाली है, तो उनके शिक्षा के आगे इनकी बहुत सारी जो गलतियां हैं, अपराध हैं, वो सब पीछे छूट जाते हैं। आगे लिखा है कि जो समेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा। कहने का मतलब ये है प्रिय विद्यार्थियों कि जिस सुमेरु को शंकर जी के त्रिशूल से विनाश किया गया था, वो सुमेरु आज क्या हो गया है? कंचनगिरी हो गया है और बहुत बड़ा आकाश में लगने लगा है। कंचनगिरी का मतलब होता है सोना। वो सोने का जो है पर्वत बन गया है, और ऐसा पर्वत बन गया है कि एक अपने आप में क्या लग रहा है? बहुत विशाल लगने लगा है। आगे है कि एक ही नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाऊ, सब रूपंत गाही मुख जो बही कई चाऊ। कहने का अर्थ है कि जब तक उस मिट्टी के बर्तन को तपाया नहीं जाता है या उसको अच्छे तरह से पकाया नहीं जाता है, तब तक वो सोना नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यद्यपि हम ऐसे मिट्टी के घड़ों में पानी रख दें, ये कब? जब वो पका नहीं हो तब, तो वो पिघल जाएगा। अगर उसे कुम्हार उसे तपाकर एक अच्छे से घड़ा का रूप दे दे, तब वो क्या हो जाता है? कुंदन हो जाता है, सोना हो जाता है। तब उसमें पानी रखने से वो नहीं पिघलता है। आगे की हम करबक को देखते हैं। रूपवंत गाही मुख जो बही कई चाऊ। कहने का मतलब है कि मेरा जो एक नयन है वो दर्पण के समान है, और वैसा दर्पण जो निर्मल और स्वच्छ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे एक आँख होते हुए भी वो एक ऐसा दर्पण है जो कि निर्मल है, उनमें कोई प्रकार का दाग नहीं है। दाग है तो वही कि मेरा एक आँख नहीं है। बड़े बड़े रूपवान भी बड़े इच्छा से आते हैं कि हम कितना स्मार्ट
लगते हैं। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े लोग भी हमसे मिलने के लिए आते हैं कि मेरे में क्या गुण है। आइए अब आगे के करबक को देखते हैं। मुहम्मद यही कभी जो दी सुनावा, सुना जो पे में पीर गा पावा। कहने का मतलब है कि मैं जोड़ जोड़ के शब्दों को एक साथ जोड़ा हूँ। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैं इन पद्मावत और राजा रत्नसेन की प्रेम कहानी को जोड़ जोड़ के एक एक शब्दों के साथ जोड़ा हूँ। जो भी इस कविता को सुना वह प्रेम का पीर हो गया। कहने का मतलब है कि वो प्रेम को पा लिया। आगे लिखा है कि जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। कहने का मतलब है कि हम तो लेई के लिए रक्त का इस्तेमाल किया है। हम जो एक काव्य लिखे हैं, करबक लिखे हैं, इनको लिखने के लिए हम लेई रूपी रक्त का इस्तेमाल किया है। हम खून से एक एक शब्दों को जोड़े हैं। मलिक मोहम्मद जैसे कहते हैं कि ये इतना अपने आप में परिपूर्ण काव्य खंड है कि मैं इनके एक एक शब्दों को अपने रक्त से जोड़ा हूँ और गाढ़ी पीत आंसुओं से भीग गए हैं। मैं जब इस काव्य का रचना कर रहा था तो मेरे जो नयन थे वो आंसुओं से भीग गए थे। आगे है कि ओ मन जानी कवित असकीन्हा, मकू ये रह जगत में चिन्हा। ये इसलिए लिखे हैं कि मेरा मन जानता है कि मैंने इस कविता का रचना क्यों किया है। मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो कहते हैं कि ओ मन जानी कवित असकीन्हा, मेरा मन जानता है कि मैंने इस कविता का रचना क्यों किया है। मक्कू ये रहे जगत में चिन्हा, इसलिए किया है कि मेरा भी जगत में पूरा पहचान रहे। इस पद्मावती और राजा रत्नसेन की प्रेम कविता के आगे मेरा भी इनके साथ साथ इस संसार में नाम रहे। आगे लिखा है कि कहाँ सौ रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। सुआ का मतलब होता है सुगा। कहने का मतलब है कि कहाँ रहे अब वो रत्नसेन राजा, कहाँ सो रत्नसेन अस राजा, कहाँ रहे रत्नसेन के जैसे राजा। आगे लिखा है कि कहाँ सुआ, कहाँ रहे वो उच्च बुद्धि का वाला सुगा। आगे है कि असी बुद्धि उपराजा, कहाँ रहे वो अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ रहे वो राघव जई जो बखान करते थे। आगे लिखा है कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव चई किन्हू बखानू। वही बात है कि कहाँ रहे वो अलाउद्दीन सुल्तान और कहाँ रहे वो राघव जई जो बखान करते थे इनके बारे में। आगे लिखा है कि कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग न रही कहाँ। कहते हैं अरे कहाँ गई वो पद्मावती रानी। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो कहते हैं कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, अरे कहाँ गई वो पद्मावती रानी, कहाँ रहा कोई इस जगत में, कहाँ रहा कोई इस जगत। और जगत में रहा भी तो सिर्फ उनकी कहानी रही है, ना ही अब पद्मावती रानी रही है और ना ही ये जगत में उनका कोई और दूजा प्रेम है। आगे लिखा है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कितना अच्छा बात यहाँ कहे हैं कि धन्य हो पुरुष जिसकी यश की कीर्ति रहती है, भले फूल मर जाता है पर उसका सुगंध नहीं मरता है। कहने का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे ये बड़े बड़े महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भीमराव अंबेडकर, ये नहीं रहे फिर भी इनकी कृतियाँ हमारे इस जगत में क्या है, व्याप्त है। हम लोग इतिहासों से जानते हैं कि हमारे जो देश था वो आंग्ल शासन काल यानी अंग्रेज़ों के शासन के गुलाम था और ये सब जो हमारे रत्नसेन वीर पुरुष थे इन्हीं के कारण हमें आज़ादी मिली है। तो अब कहाँ रहे, वो तो अब रहे नहीं, इसलिए उनकी जो कृतियाँ हैं अभी तक क्या है, जागृत है। वो ऐसा कर्म किए हैं कि अभी तक उनकी जो कृतियाँ हैं क्या हैं, जागृत है। आगे है कि कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो इस जगत में, संसार में, जो इस जस को बेचे या कोई ले ले। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा जगत या संसार में नहीं है जो इस जस को या कृतिया को बेचे और कोई उसे खरीद ले। आगे है कि जो ये पढ़े कहानी,
हम सवेरे दुई बोल। कहने का मतलब है कि जो पद्मावती कहानी को पढ़ेगा वो हमारा भी ये दो शब्द याद करेगा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि जो ये मेरे कहानी को पढ़ेगा पद्मावती और राजा रत्नसेन की, वो भी हमारे दो शब्द क्या करेगा, याद रखेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मेरा करबक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो पाने के लिए मैं उस वीडियो में इनका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।